नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है इसके बारे में समझेंगे। तो कल हमने देखा था कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की है उसको समझे थे। तो आज हम लोग जो है अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया उसको देखते हैं। तो पहला क्या है, मूल अधिकार। मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है इसके बारे में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्लोकन। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया है। तो महाभियोग किस पे लगता है आप जानते होंगे। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये इनको अगर हटाना हो तो क्या यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। उसके बाद आप जानते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। अब विधि की उचित प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। तो इतनी सारे जो चीज़ें हैं कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मूल अधिकार जो है आप जैसा पढ़े होंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ये जो है किसी भी नागरिक के लिए जीने के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार जो है किसी भी नागरिक के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है तो आप ये शासन कैसा होगा? निरंकुश शासन। यानी आपसे अगर मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो आपका जो नैतिक है वो खत्म हो जाएगा। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन से किसी को बोल नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसी में सारे चीज़ें, जैसा कि आप जानते हैं 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, सभी को समान देखना है। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। आप देखते हैं 19 से 23 तक आपको क्या है? स्वतंत्रता है। इसमें कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे आप बोलने का अधिकार, कहीं जाने का, कहीं घूमने का, कहीं बसने का, ये सभी क्या है? स्वतंत्रता है। अगर ये आपसे छीन लिया जाए तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य आप नहीं जा सकते हैं। आप दूसरे राज्य में आपको अगर जमीन खरीदना हो और आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार ना मिला है तो आप वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप कोई भी राज्य, कोई भी डिस्ट्रिक्ट यानी भारत के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आसानी से बच सकते हैं कहीं भी। जैसे आप जानते हैं पहले कश्मीर में जो है जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वो भी समाप्त हो चुका है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आप एक नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो, समानता का अधिकार नहीं हो। समानता मतलब सबको बराबर देखना, कोई भी छुआछूत ना हो, कोई भी किसी तरह का जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही शिक्षा में, ना ही रोजगार में, कुछ में भी नहीं। तो इसमें जो है किसी भी तरह की जो है असमानता नहीं होनी चाहिए। और उसी प्रकार आप देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसमें आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर ये स्वतंत्रता आपके पास ना रहे तो आप सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। आप बोल नहीं सकते हैं तो आपको वहाँ पे शासन निरंकुश हो जाएगा। क्या होगा? निरंकुश शासन हो जाएगा। जो सरकार चाहेगी आपके साथ कर सकती है, लेकिन ये आपको मौलिक अधिकार में दिया गया है। तो इसका मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है?
सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करके आपको मौलिक अधिकार का संरक्षण देगा कि कोई भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, कोई भी जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो या समानता का, जिसे आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अनुच्छेद 17 में छुआछूत अस्पृश्यता का जो है यहाँ पे था, बहुत ही गैर कानूनी यहाँ पे था, तो इसको हटाया गया। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया। अगर अभी आपके साथ कोई छुआछूत करे, आप दूसरे जाति का हो या तो कोई और जाति का, अगर आपके साथ छुआछूत की भावना होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस पर कार्रवाई तुरंत होगी। क्या होगी? तुरंत कार्रवाई होगी। तो ये सभी जो चीजें दिए गए हैं मौलिक अधिकार के तहत, ये नागरिक को जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर मौलिक अधिकार आपसे एक दिन के लिए भी खत्म कर दिया जाए, मौलिक अधिकार आपके जीवन से अगर एक दिन के लिए भी खत्म कर दिया जाए तो आपके साथ क्या हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ना आपकी पुलिस बात सुनेगी, ना जनता, ना सरकार, कोई नहीं सुनेगा आपका बात। जब आपका मौलिक अधिकार ही नहीं है तो कोई आपका बात कहाँ सुनेगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपका खत्म हो गया, आप समानता का अधिकार खत्म हो गया। हाँ, कुछ आपातकाल के दौरान जो है कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उसको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होता है। 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें एक गलती की एक सजा, तो ये दोनों चीज आपको मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होगा, 20 और 21। लेकिन ये सारे मौलिक अधिकार जो हैं, कुछ आपात स्थिति अगर होती है, वैसा मान लिया जाए कोई दुश्मन देश आपके देश पे चढ़ाई करता है, तो आप क्या कहेंगे कि आप स्वतंत्र हैं कहीं भी आने जाने के लिए। आप कहेंगे ना कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो लेकिन वैसे स्थिति में आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो समान परिस्थितियों में है। अगर विशेष परिस्थिति रहेगी, अगर सरकार आपकी ये सभी अधिकार को कुछ दिन के लिए रोक सकती है, हमेशा के लिए नहीं रोक सकती है। इस पर भी बहुत तरह का कानून बनेगा, संसद में पास करना होता है। कोई भी आपातकाल लगता है तो आप जानते हैं उसको 6 महीना के लिए बढ़ाया जाता है, फर्स्ट में 3 महीना दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है उस पर संशोधन किया जाता है, लेकिन ये हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जाएगा। कोई भी मौलिक अधिकार को 20 और 21 तो कभी समाप्त ही नहीं होगा आपसे, 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सभी जो मौलिक अधिकार है, आप जिससे धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 तक, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है कि चलिए आप अपने मंदिर नहीं जाइए, आप अपने मस्जिद नहीं जाइए, गिरजाघर नहीं जाइए, कुछ दिन आप पूजा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, जब तक आप अपने घर में कर सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता को कुछ देर के लिए आप रोक सकते हैं और स्वतंत्रता को भी कुछ देर के लिए आप रोक सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो अधिकार है, सरकार इस पर कुछ देर के लिए आपसे रोक लगा सकती है, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। इस पे भी पास कराना होता है कि कैसी स्थिति है। अगर देश पर वैसा कोई संकट आता है तो आप पर आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये विशेष परिस्थिति हुई, समान परिस्थिति में जो है ये आपको मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई आपसे भेदभाव करता है, कोई आपके धार्मिक कार्यों में बाधा डालता है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता है मतलब कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ कि आप कोई भी धर्म को आसानी से अपना सकते हैं, तो इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है।
इसमें कोई रोक नहीं सकता, आप आराम से कोई भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। भारत में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। बहुत सारे देशों में एक ही धर्म है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलता, लेकिन भारत में ऐसी, क्योंकि भारत आप देखते हैं शुरू से ही बहुत विविधताओं का देश रहा है, यानी कि सभी धर्म के लोग यहाँ रहे हैं। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म के लोग भारत में आप देखेंगे तो प्राचीन काल से ही है। तो प्राचीन काल से जब सारे धर्म के लोग हैं तो आज़ादी से पहले भी सारे धर्म के लोग रहे हैं। आज़ादी से पहले भी भारत में जो है बहुत से धर्म के लोग रह रहे थे। तो अंग्रेज ऐसा कह के भी गए थे कि भारत जो है कुछ दिनों के बाद ये 100 टुकड़ों में बंटने वाला है, बहुत से टुकड़े हो जाएंगे। अंग्रेज यानी कि कहे थे भारत के बारे में, जब उन्होंने आज़ादी करने का यहाँ वचन दिया था, वो आज़ाद करके जा रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि भारत जो है आज से 10 साल या 20 साल के बाद 100 टुकड़ों में बंटने वाला है। तो उनका कहने का मतलब हुआ, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा कि भारत में जो है एक धर्म और एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ बहुत से धर्म और जाति के लोग हैं। हर एक धर्म के लोग अपना एक साम्राज्य चाहते हैं, अपना एक अलग क्षेत्र चाहते हैं। तो अंग्रेज को लगा कि जब हम छोड़कर जाएंगे तो ये लोग अपने अपने धर्म और जाति को लेकर आंदोलन करेंगे और अपने क्षेत्र की मांग करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया। सभी धर्म और जाति के लोगों ने भारत को सपोर्ट किया और भारत को एक अटूट हिस्सा मान लिया। तो इस प्रकार जो है भारत, उसमें पटेल जी का, नेहरू जी का जो सारे थे उनका बहुत बड़ा योगदान था भारत का एकीकरण में। वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस समय भारत को एक किया। नहीं तो आज हम लोग भारत के बहुत सारे टुकड़े देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा कश्मीर हमारे अभिन्न अंग रहेंगे बहुत दिन तक, वो अभी जाकर उनको हमने पूरी तरह से उसको केंद्र शासित का दर्जा दिया है। तो ऐसा ही एक और राज्य था हैदराबाद, उन्होंने भी बहुत परेशानी उससे के साथ उनको मिलाया गया। तो इस प्रकार सारे चीजें हुई। तो मौलिक अधिकार जो है एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार जो है जरूरी है, इस बात को हम लोग समझ गए हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग राष्ट्रपति का पद देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद कोई बस एक पद है, राष्ट्रपति की सहायता करेंगे, उनके जगह पे काम करेंगे। क्या है, उपराष्ट्रपति का पद जो है अगर आप नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको कार्य करना पड़ता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके कार्यों को ये देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग एक बहुत ही ये टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये क्या है इसको समझते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या की स्वतंत्रता हम लोग समझेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं भारत में कितने बॉडी काम करती है, जिसे एक विधायिका है। क्या है, विधायिका। इसी में आपको कार्यपालिका नजर आएगा और अलग से आपको न्यायपालिका नजर आएगा। तो हमको इसी के बारे में चर्चा करना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आखिर क्यों जरूरी है और ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधायिका और कार्यपालिका के बारे में आपने पहले इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या है, उस कानून को लागू करना। बहुत सारे देशों में ऐसा भी है, जैसे अमेरिका में आप बात करेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों आपको अलग अलग नजर आएंगे। तीनों का आपको अलग नजर आएंगे, तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। अमेरिका के संविधान में आपको देखने को मिलेगा कि विधायिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपको तीनों एक दूसरे से अलग नजर आएंगे।
विधायिका का अलग काम है, कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है विधायिका में से ही कार्यपालिका बना है, विधायिका में से ही कार्यपालिका बना है और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो चलिए हम लोग भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, यानी कि जहां जहां संसदीय व्यवस्था है वहां आपको विधायिका कार्यपालिका एक में नजर आएगा और न्यायपालिका जो है अलग नजर आएगा। तो हम लोग भारतीय संसदीय व्यवस्था को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। विधायिका कार्यपालिका की न्यायपालिका से क्यों स्वतंत्रता अधिक जरूरी है, तो इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, तो आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा था कि विधायिका जो है कानून बनाती है। कानून का निर्माण कौन करती है? विधायिका। कानून का निर्माण विधायिका करेगी और इसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। कानून बनाया। आप विधायिका आप केंद्र का भी समझ सकते हैं या फिर राज्य का भी समझ सकते हैं। केंद्र में विधायिका कौन है? लोकसभा, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तो हाँ, विधायिका वो हो गए। और राज्य में आप देखते हैं विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यपाल है, तो वहाँ विधायिका वो काम करेंगे। और न्यायपालिका आप देखते हैं राज्य में हाई कोर्ट है, उसी प्रकार केंद्र में आपको सुप्रीम कोर्ट सभी के लिए नजर आएगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो आपने देखा था कि अगर कोई कानून विधायिका ने बनाया, ठीक है, कोई कानून जो है विधायिका बना दिया, कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया, ठीक है, और वो जनता पे और सभी पे लागू हो गया। तो लागू होने के बाद जो है कोई ऐसा भी तो कानून हो सकता है जो कि जनता की नज़र में खराब हो या तो उसका इफेक्ट अच्छा ना हो। कोई ऐसा कानून बन जाए जैसा कि एक कानून बना था न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेक बना था 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो ऐसा एक कानून बना था 2014 में। तो इसमें क्या कहा गया था कि इसमें जो है जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका चुनाव किस प्रकार होगा, तो उसमें उस आयोग में इसको जो है कुछ करेक्शन किया गया था कि इसमें जो है सरकार के भी कुछ आदमी रहेंगे, यानी कि विधायिका के कुछ एक दो इसमें आदमी होंगे। और सुप्रीम कोर्ट से जो इसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायपालिका में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हीं में से एक उनको जज चुना जाता है। एक बेंच होता है 8-10 जज का जो वरिष्ठम होते हैं, उन्हीं में से एक को वरिष्ठम न्यायाधीश चुना जाता है, मुख्य न्यायाधीश। अभी तो इस प्रकार चुना जाता है। लेकिन जब एनजेक लाया गया न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में, तो वहाँ पे कहा गया था कि जो है इसमें सरकार के भी 2 लोग रहेंगे और न्यायपालिका से भी रहेंगे। न्यायपालिका से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठतम जज तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इधर विधायिका से भी 2 रहेंगे, 2 या 3। तो फिर आप देखिए क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाएगी? जब सरकार के आदमी यहाँ न्यायपालिका में आ गई तो क्या न्यायपालिका यहाँ स्वतंत्र आपको नजर आएगा? तो फिर कहाँ से स्वतंत्र होगा न्यायपालिका? फिर तो इसमें सरकार का आदमी आ ही गया। हमने न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा? विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा? इसलिए कि विधायिका के कामों और कार्यपालिका जो नियम लागू करती है उसकी समीक्षा न्यायपालिका करेगी। अगर कोई कानून गलत बनता है तो उसको रद्द करने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो वही एक कानून जब बना न्यायिक नियुक्ति आयोग,
तब जाके न्यायपालिका ने इसको रद्द कर दिया कि नहीं, ऐसा संविधान में है ही नहीं, आप इसको नहीं लागू कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया, नहीं लागू हो पाया, इसको कैंसिल कर दिया। क्या आप सरकार के आदमी को इसमें न्यायपालिका फिर स्वतंत्र कैसे होगी? न्यायपालिका को स्वतंत्र होने के लिए न्यायपालिका को अलग रखना पड़ेगा। सरकार का आदमी कोई चाहिए ही नहीं उसमें, विधायक का ना कार्यपालिका का, तभी तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। अगर इसमें सरकार का आदमी चला गया तो फिर स्वतंत्र कहाँ से? फिर तो इसमें सरकार के इशारों पर होगा। तो इसलिए जो है न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया। और न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र रहेगी तो आपके जो है अधिकार, क्या कानून नियम बना, उसका रक्षक कौन होगा? आप कहाँ आवाज उठाएंगे? आपको आवाज उठाने के लिए न्यायपालिका ही जाना पड़ेगा कि ये कानून गलत है, इसमें संशोधन किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए। इसकी समीक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो इसलिए जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है होना जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो फिर ये शासन निरंकुश हो जाएगा, फिर ये निरंकुश शासन हो जाएगा। फिर सरकार आप पर कोई भी कानून बना देगी, लागू कर देगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। जैसा ये न्याय नियुक्ति आयोग आया था, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना होती तो ये पास हो गया होता। तो आप क्या देखते कि न्यायपालिका के जो जज हैं वो सरकार से मिले हुए हैं, तो ये जो भी कानून बनाएगा तो फिर ये क्यों कैंसिल करेंगे? जब इन्हीं का आदमी यहाँ पे रहेगा तो फिर ये कानून को लागू कर देंगे, ये रद्द क्यों करेंगे? तो इसके लिए जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना जरूरी है और अमेरिका से ये स्वतंत्रता ली गई है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आखिर क्यों जरूरी है। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्निरीक्षण या पुनर्लोकन, तो ये क्या होता है? तो ये अभी जैसे हमने पढ़ा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जैसे अगर अभी आपने देखा था कि कोई कानून अगर विधायिका ने बनाया है और कार्यपालिका उसको लागू कर दिया, विधायिका कोई कानून बना दिया और कार्यपालिका उसको जो है लागू कर दिया, तो कानून गलत है या सही है उससे मतलब नहीं है। जब कानून बना और लागू हो गया तब जनता पे लागू होगा, तो उसका रिजल्ट क्या है ये देखा जाएगा। अगर कानून गलत है तो उस पर रिएक्शन आएगा कि नहीं ये सही नहीं है, अगर सही है तो फिर अच्छा है सभी के लिए। तो अगर कोई ऐसा कानून बना जो कि लगे कि नहीं इसमें थोड़े से सोचने वाली बात है या तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई कानून ऐसा बन जाए और न्यायपालिका को लगे कि नहीं इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन होना चाहिए या तो फिर इसमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, तो विधायिका उस पर सोचेगी, ठीक है, कि न्यायपालिका उसको बताएगी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, करेक्शन उसको एक बार फिर से लौटा सकती है कि नहीं आप इसको थोड़ा करेक्ट करके लाए। पुनर्वलोकन का मतलब यही हुआ कि अगर विधायिका और कार्यपालिका ने कोई कानून लागू किया है तो उसके लिए न्यायपालिका को अधिकार है कि उस कानून की समीक्षा के लिए एक बार जो है उस कानून की समीक्षा को विधायिका के पास भेज सकती है कि नहीं इसको थोड़ा सा आप सुधार करिए, एक बार पुनर्वलोकन करिए, फिर से इसको देखिए कि क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है, कुछ उसमें सुझाव देंगे। तो इस प्रकार जो है न्यायिक पुनर्वलोकन का काम कौन करेगा? यहाँ पे न्यायपालिका करेगी।
तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो महाभियोग आप देखते हैं किस पे लगाया जाता है। फर्स्ट में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति पे लगता है ये है। फिर आप देखते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद देखते हैं आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे इन्हीं के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये जो है इनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनको हटाने का प्रक्रिया है, उसको जो है महाभियोग किया जाता है, महाभियोग कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये तीनों को अलग अलग प्रकार से हटाया जाता है। अगर जैसे आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप पहले प्रस्ताव लाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में भी 2/3 सदस्य इस पर सहमति होना चाहिए। कितने होना चाहिए लोकसभा से? 2/3 सदस्य, और राज्यसभा से भी 2/3 सदस्य। दोनों सदन से आपको पास कराना होगा। 2/3 यानी कि ये विशेष बहुमत हो गया, बहुमत से पास होना चाहिए। कोई जिसे लोकसभा का 2/3 सदस्य अगर इनके खिलाफ वोट करे कि राष्ट्रपति को हटना चाहिए, तो फिर हट सकते हैं। तो ऐसा अभी तक भारत में इसकी नौबत नहीं आई है कि किसी भी के राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से अगर पास होता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के बारे में भी है। उपराष्ट्रपति को भी है, राज्यसभा से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लोकसभा, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, लोकसभा से पास कराना होता है, राष्ट्रपति फिर साइन करेंगे, और मुख्य न्यायाधीश को भी इसी प्रकार हटाया जाता है। तो ये हो गया महाभियोग की प्रक्रिया। तो हम लोगों ने देख लिया कि महाभियोग की प्रक्रिया से जो है ये ऐसे हट सकता